नमस्कार दोस्तों, गुरु मंत्रा सिविल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम आप लोग को बायोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। बायोलॉजी से संबंधित कई क्लासें हो चुकी है और आज उससे आगे हम लोग देखेंगे। आज हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन, इसे इंग्लिश में सेल डिवीजन कहा जाता है। सेल डिवीजन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है और एक कोशिका विभाजित होकर ये दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होती है। कोशिका विभाजन यदि शरीर में ना हो तो शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। बच्चों का विकास नहीं हो पाएगा। छोटा बच्चा बड़ा बन जाता है। तो ये सब के पीछे कोशिका विभाजन ही है। जब कोई अंडा बनता है तो वो एक कोशिका होता है और उस अंडे में फिर कोशिका विभाजन होते जाती है और एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तब एक छोटा बच्चा फिर बड़ा जीव बन जाता है। तो कोशिका विभाजन का होना बहुत आवश्यक है और कोशिका विभाजन के द्वारा ही वृद्धि और विकास होता है। शरीर वगैरह में घाव घाव हो जाता है तो घाव को भरने के लिए भी कोशिका विभाजन अति महत्वपूर्ण होती है। तो उसी कोशिका विभाजन के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से कोशिका विभाजन होती है और कोशिका विभाजन की खोज किनके द्वारा किया गया है, कितने प्रकार से कोशिकाओं का विभाजन होता है, एक एक करके सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बर्चाव नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में एक जर्मन के वैज्ञानिक थे वैज्ञानिक बर्चाव द्वारा सर्वप्रथम कोशिका विभाजन के बारे में बताया गया था। कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं में बंट जाते हैं, उसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक कोशिका हुआ और जब इसी कोशिका में विभाजन होगा तो ये एक कोशिका से दो कोशिकाओं में बंट जाएगी, दो कोशिकाओं का निर्माण कर देगी। तो एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका का निर्माण किया और फिर ये कोशिका भी आगे चलकर विभाजित होगा तो ये भी एक से दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा और ये भी आगे चल के विभाजित होगा तो ये भी दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। और इस प्रकार से कोशिकाओं का विभाजन चलता रहता है। वो जब तक चलेगा वो तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बच्चा एक निश्चित अवस्था में नहीं पहुंच जाता है। या घाव भरने के लिए होता है, तो जब तक घाव पूरा भर नहीं जाता है तब तक कोशिका विभाजन होते रहती है। और यदि घाव भरने में कोशिका विभाजन हो रही है और घाव भरने के बाद भी कोशिका विभाजन होते जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, तो वही फिर कैंसर का रूप ले लेता है। और उसके बाद फिर कैंसर का इलाज कराया जाता है, कीमो चढ़ाया जाता है ताकि कोशिका विभाजन को रोका जा सके।
तो एक निश्चित अवस्था के बाद कोशिका विभाजन रुक जानी चाहिए। यदि वह नहीं रुकती है तो वो आगे चलकर एक बीमारी हो जाता है, वो कैंसर का रूप ले लेता है। एक होता है कोशिका चक्र, सेल साइकिल। तो कोशिकाओं का बनना, फिर नई कोशिकाओं एक कोशिका का बनना, फिर उस कोशिका का विभाजन होना, फिर कोशिका बनना, फिर विभाजन होना, इस प्रकार का चक्र हमेशा चलते रहता है और इस चक्र को ही कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहा जाता है। तो कोशिका चक्र, सेल साइकिल, इसका अर्थ होता है कि एक कोशिका का बनना, फिर उस कोशिका का विभाजित होना, कोशिका का विभाजन होना ही कोशिका चक्र कहलाते हैं। तो ये चक्र हमेशा चलते रहता है। एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनेगा, फिर दोनों में फिर विभाजन होगा, तो फिर नया कोशिका बनेगा, फिर उसमें भी विभाजन होगा, फिर नया कोशिका बनेगा। तो इस प्रकार जो चक्र चल रहा है, इस चक्र को ही कोशिका चक्र कहा जाता है। और ये कोशिका चक्र अनेक अवस्थाओं में संपन्न होती है। तो ये कोशिका चक्र भी कई अवस्थाओं में संपन्न होती है। तो कौन कौन अवस्था में संपन्न होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये मेनली दो अवस्थाओं में संपन्न होती है। एक अवस्था को इंटरफेज कहा जाता है, विश्रामा अवस्था कहा जाता है, तथा दूसरे अवस्था को विभाजन अवस्था यानी माइटोटिक फेज कहा जाता है। तो ये कोशिका चक्र जो है दो चरणों में संपन्न होती है। एक चक्र दो अवस्थाओं में, एक अवस्था को विश्रामा अवस्था जिसे इंटरफेज इंग्लिश में कहते हैं, इंटरफेज, तथा दूसरे अवस्था को एम फेज कहा जाता है। इसको माइटोटिक फेज कहते हैं, माइटोटिक फेज, या इसे विभाजन अवस्था भी कहा जाता है, विभाजन अवस्था। ये विश्रामा अवस्था 3 चरणों में संपन्न होती है। ये जो इंटरफेज है जिसे विश्रामा अवस्था कहते हैं, ये 3 चरणों में संपन्न होती है। एक चरण को जीवन फेज कहते हैं या जीवन अवस्था कहते हैं। दूसरे फेज को एस फेज, या इसे एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, एस फेज, और तीसरे को G2 फेज कहते हैं, G2 फेज या G2 अवस्था। जीवन अवस्था, फेज का अर्थ होता है अवस्था, इसका मतलब होता है इस अवस्था, S1 अवस्था या सिंथेसिस अवस्था।
संश्लेषण अवस्था और G2 फेज G2 अवस्था। तो ये विश्राम अवस्था भी 3 चरणों में संपन्न होती है और ये 3 चरण जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एम फेज की क्रिया शुरू होती है। इस फेज को विभाजन अवस्था भी कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि कोशिका को विभाजन करने के लिए 24 घंटा का समय लगता है। उस 24 घंटा में एक कोशिका को विभाजित होने के लिए पहले उसकी तैयारियां करनी पड़ती है। पहले जिस प्रकार से हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो पहले जाने से पहले उसकी तैयारियां करते हैं, उसी प्रकार से कोशिका भी विभाजित होने से पहले अपनी तैयारियां करती है और जब पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाता है तब 1 घंटा में विभाजित हो जाते हैं। तो ये जो विश्राम अवस्था है इंटरफेज, इसमें कोशिका जो है विभाजित होने के लिए अपनी तैयारियां करती है। यानी अब एक कोशिका जो है 2 कोशिका में बदलेगा तो दोनों कोशिकाओं में जो कोशिका के अंग हैं दोनों में उपस्थित होने चाहिए। यानी दोनों कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होनी चाहिए, दोनों में गोल्गी बॉडी होना चाहिए, दोनों में राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम जो भी अंग कोशिका के अंदर होते हैं वो दोनों कोशिकाओं में होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के अब एक कोशिका में मान लीजिए कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो दो कोशिका बन रहा तो एक माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में कैसे जाएगा। तो तो विश्रामावस्था में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपनी संख्या को डबल कर लेता है। उसी प्रकार से जितना भी कोशिका के अंग होते हैं सब अपनी संख्या को डबल कर लेता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है, एक राइबोसोम 2 राइबोसोम, एक लाइसोसोम 2 लाइसोसोम। इस प्रकार सभी जो है अपने संख्या को डबल कर लेता है ताकि जब एक कोशिका से 2 कोशिका बने तो एक एक अंग दोनों में चला जाए। तो ये क्रिया जो होती है वो विश्राम अवस्था यानी इंटरफेज में होती है। इसलिए इसको तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। और जब इसमें पूरी तैयारियां कंप्लीट हो जाती है तो ये एम फेज में यानी विभाजन अवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था में एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बंट जाते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि विश्राम अवस्था के जीवन फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है और एम फेज में जो कोशिका का विभाजन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले इंटरफेज के बारे में जानते हैं। विश्राम अवस्था इंटरफेज, ये इंटरफेज जो है इस प्रकार से मान लीजिए ये G1 फेज हुआ, इसको एस फेज कहेंगे और इसको G2 फेज कहेंगे। जब G1 फेज, एस फेज, G2 फेज ये जब कंप्लीट हो जाता है और ये G1 फेज, एस फेज और G2 फेज को कंप्लीट होने में 23 घंटा का समय लगता है।
यहाँ से ये क्रिया के बाद ये क्रिया सिंथेसिस फेज का कार्य होता है। एस फेज के बाद फिर G2 फेज का कार्य होता है। और जब G1 S G2 फेज का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद 1 घंटा में M अवस्था यानी माइटोटिक फेज का कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो ज़्यादातर समय जो है कोशिका को विभाजित होने से पहले अपनी तैयारियां में लगता है और विभाजन में मात्र 1 घंटा का समय लगता है। 1 घंटा। तो इस जीवन फेज में क्या होता है, जीवन अवस्था में, इस जीवन अवस्था में क्या होता है कि कोशिका जो है अपने सभी कोशिकांगों को यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंगों को डबल कर लेता है, यानी अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। तो इस अवस्था में कोशिका अपने सभी अंगों को दो गुना कर लेती है, यानी डबल डबल कर लेती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया, एक लाइसोसोम से 2 लाइसोसोम, इसी प्रकार से सभी अंग हो दोगुना कर लेते हैं। तो जीवन फेज में कोशिका जो है अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, यानी संख्या को दोगुना कर लेता है। ये अवस्था जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद एस अवस्था की शुरुआत होती है। एस अवस्था, तो इस एस अवस्था जिसे सिंथेसिस अवस्था कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं, उसमें क्या होती है उसके बारे में देखते हैं, जानते हैं। तो वो एस अवस्था में एस फेज, एस फेज, इसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। सिंथेसिस फेज। इस अवस्था में क्या होता है कि जीवन फेज में तो हम लोग देखें कि कोशिका के अंदर जो भी ऑर्गन पाए जाते हैं वो सभी अपनी संख्या को दोगुना कर लेते हैं, यानी 1 माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया, इस प्रकार से सभी अंग। S1 फेज में क्या होता है कि केंद्रक के अंदर, केंद्रक, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होती है और केंद्रक के अंदर भी बहुत से अंग होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे DNA, RNA। तो ये DNA, RNA भी अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। तो इस फेज में DNA का डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ DNA, यानी DNA का द्विगुणन होता है, यानी DNA, एक DNA 2 DNA में बदल जाता है। तो वो इस फेज में होता है, इस फेज में। इस अवस्था में केंद्र के अंदर उपस्थित DNA अपने संख्या को दोगुना कर लेता है, यानी रेप्लिकेशन ऑफ DNA
या उसी को डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए भी कहते हैं, होता है। इस फेज की क्रिया जब संपन्न हो जाती है, उसके बाद G2 फेज की अवस्था शुरू होती है। G2 फेज इस G2 फेज में क्या होता है कि इसमें एंजाइम का निर्माण होता है, और ये एंजाइम जो हैं कोशिका के अंगों को अलग करते हैं। तो कोशिका के अंगों को अलग करने वाले एंजाइमों का सेक्रेशन या फॉर्मेशन होता है। G2 फेज इस अवस्था में कोशिका के अंगों को अलग करने वाले एंजाइम का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये विश्रामा अवस्था G1 फेज, S फेज और G2 फेज की क्रिया समाप्त हो जाती है, और इसमें विभाजन के लिए सभी तैयारियां कंप्लीट हो जाती है। और जब सब तैयारियां कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद M फेज की क्रिया शुरू होती है, यानी विभाजन अवस्था की क्रियाएं शुरू हो जाते हैं। और इस M फेज को ही माइटोटिक फेज कहते हैं, और ये माइटोटिक फेज भी 2 चरणों में कंप्लीट होता है। तो विश्रामा अवस्था के बाद विभाजन अवस्था का कार्य शुरू होता है। विभाजन अवस्था M फेज, इसको माइटोटिक फेज भी कहते हैं। इसी को विभाजन अवस्था भी कहते हैं। हाँ। और ये विभाजन अवस्था 1 घंटा में कंप्लीट हो जाता है, और ये भी 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरे अवस्था को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। एक अवस्था को कैरियोकाइनेसिस और दूसरी अवस्था को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। इस कैरियोकाइनेसिस में पहले केंद्रक का विभाजन होता है। जब विश्रामा अवस्था की क्रिया संपन्न हो जाती है, M फेज की अवस्था शुरू होती है, तो M फेज जो है 2 चरणों में कंप्लीट होता है। एक चरण को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और एक चरण को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। कैरियोकाइनेसिस की अवस्था में तो कोशिका विभाजन की अवस्था में पहले केंद्रक का विभाजन होता है, और केंद्रक का विभाजन जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी इसमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव का विभाजन होता है, और इस प्रकार से एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बंट जाती है। तो विभाजन अवस्था में पहले केंद्रक का विभाजन होता है,
कोशिका के अंदर जो केंद्रक है पहले इसका विभाजन होता है और ये 4 चरणों में कंप्लीट होती है। 4 चरण, प्रोफेज, दूसरा को कहते हैं मेटाफेज, तीसरे को कहते हैं एनाफेज और चौथा होता है टेलोफेज। टेलोफेज। और ये 4 चरण जब कंप्लीट होता है तो कोशिका का विभाजन हो जाता है, केंद्रक का विभाजन हो जाता है और एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और जब 2 केंद्रक बन जाते हैं तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस की क्रिया शुरू होता है और साइटोकाइनेसिस की क्रिया में कोशिका द्रव्य, एक कोशिका द्रव्य 2 कोशिका द्रव्य में बंट जाता है। तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन। और इस प्रकार से एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये हो गया कोशिका चक्र के बारे में कि कोशिका चक्र जो है 4 चरणों में कंप्लीट होती है। जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था और उसके बाद एम अवस्था। एम अवस्था भी 2 चरणों में संपन्न होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कैरियोकाइनेसिस 4 चरणों में संपन्न होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और इससे इस क्रिया के बाद एक केंद्रक 2 केंद्रक में बदल जाता है, 2 केंद्रक बन जाता है। और जब 2 केंद्रक बनता है तब फिर साइटोकाइनेसिस की क्रिया शुरू होती है और उसके बाद एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बंट जाती है। तो ये क्रिया इतना होता है। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस तथा मियोसिस। एमाइटोसिस, माइटोसिस या और मियोसिस। एमाइटोसिस को असूत्री विभाजन, तो यहाँ हेडिंग लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के प्रकार। तो कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, इसे इंग्लिश में एमाइटोसिस कहा जाता है। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसे माइटोसिस कहा जाता है, माइटोसिस। और तीसरे प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन इसे मियोसिस कहते हैं, मियोसिस। तो इस प्रकार से कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है।
तीनों के बारे में एक एक कर कर हम लोग समझते हैं कि ए माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। चलिए देखते हैं। ए माइटोसिस विभाजन, जिसे असूत्री विभाजन कहते हैं, इसकी खोज सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बर्चाव नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। असूत्री विभाजन विभाजन इसे ए माइटोसिस कहते हैं, डिवीजन। इसकी खोज सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में वर्चाव नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। और कोशिका विभाजन की खोज इनके द्वारा ही सर्वप्रथम की गई थे 1855 में। तो ये ए माइटोसिस और ए माइटोसिस विभाजन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी एक कोशिकीय जीवों में होती है या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जिसके कोशिका में केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, और जिस जीव की कोशिका में केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो ये ए माइटोसिस जो विभाजन होता है ये एक कोशिकीय जीव में होता है। एक कोशिकीय जीव जिसे इंग्लिश में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। तो एक कोशिकीय जीव और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ए माइटोसिस विभाजन के द्वारा ही ये लोग अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, यानी एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका, इस प्रकार से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और ये बहुत साधारण प्रक्रिया होता है। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका बहुत सिंपली जो है दो कोशिकाओं में बंट जाती है। जैसे जैसे अमीबा का नाम सुने होंगे कि अमीबा बाइनरी फ्यूजन विखंडन क्रिया के द्वारा अपने कोशिका विभाजन यानी साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव को विभाजित करके एक कोशिका से दो कोशिकाओं में बंट जाती है, बाइनरी फ्यूजन। तो कोशिका भी एक कोशिकीय जीव में कौन कौन शामिल है पहले उसको देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना,
इत्यादि जीव आते हैं और ये लोग अपनी संख्या को असूत्री विभाजन के द्वारा यानी साधारण प्रक्रिया मान लीजिए ये अमीबा है और ये बीचे से अपने कोशिका को तोड़ देता है, यानी एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है और एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो जाता है। और दोनों अमीबा एकदम बिल्कुल एक समान ही लगेगा, क्योंकि इसमें केंद्रक तो होता ही नहीं है, केवल कोशिका द्रव होता है। और एक कोशिका द्रव दो कोशिका द्रव यानी एक साइटोप्लाज्म दो साइटोप्लाज्म में बदल जाता है और दो अमीबा का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे बैक्टीरिया में भी विभाजन इसी प्रकार से होता है और ये लोग क्या करता है, अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ा लेता है। अब देखते हैं कि बैक्टीरिया शरीर में बहुत तेज़ी से फैलकर बीमारी को काफ़ी जटिल बना देता है। तो बैक्टीरिया चाहे अमीबा ये लोग जो है अपनी संख्या को साधारण विभाजन होता है और ये साधारण विभाजन के द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो एमाइटोसिस के बारे में ध्यान रखेंगे कि यह सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव में होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। और ये विभाजन बहुत ही साधारण विभाजन बहुत सी सिंपल प्रक्रिया के द्वारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरी अवस्था माइटोसिस होती है। माइटोसिस अवस्था माइटोसिस डिवीजन इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन और इसकी खोज वाल्डर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। माइटोसिस डिवीजन की खोज वाल्डर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो इसकी खोज वाल्डर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। यह विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में होती है। कायिक कोशिका जिसको कायिक का अर्थ होता है काया, काया का अर्थ होता है शरीर, यानी शरीर में यह जो विभाजन होता है शरीर में विभाजन होता है और शरीर के अंगों को बढ़ाने में यह विभाजन मदद करता है। या घाव वगैरह हो जाता है तो घाव को भरने में भी इस विभाजन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो घाव भरना या अंगों का निर्माण करना ये सब जो क्रियाएं होती है ये माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। और इस विभाजन में एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या दोनों कोशिकाओं में समान होती है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं होती है। तो समसूत्री विभाजन सोमैटिक सेलों यानी कायिक कोशिकाओं में होते हैं। कायिक कोशिका
यानी बॉडी सेल, कोशिका, या इसे सोमैटिक सेल इंग्लिश में कहते हैं, सोमैटिक सेल, या इसी को बॉडी सेल भी कह सकते हैं। बॉडी सेल में होती है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या दोनों कोशिकाओं में एक समान होती है। और इसी विभाजन के द्वारा जो है हम लोग के शरीर का घाव वगैरह ठीक होता है। इसी विभाजन के द्वारा छोटा बच्चा के कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और जब एक निश्चित अवस्था में आ जाता है तो फिर माइटोसिस डिवीजन की क्रियाएं रुक जाती है। तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या में सोम के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है तथा इसमें किसी प्रकार के आनुवांशिक परिवर्तन भी नहीं होता है। आनुवांशिक परिवर्तन भी नहीं होते है, नहीं होती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। कभी इसमें क्रोमोसोम की कोई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी एक कोशिका जब विभाजित होगी दो कोशिकाओं में, एक कोशिका और प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, और इसके बाद जो दो नई कोशिका बनेगी वो दोनों कोशिकाओं में भी 46 क्रोमोसोम होंगे। और इस जब दोनों में समान समान क्रोमोसोम की संख्या होती है, इसी कारण इसमें किसी प्रकार का कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोग बताएंगे कि क्रोमोसोम की खोज सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था। चलिए अब इससे हम लोग आगे जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये माइटोसिस डिवीज़न जो है किस प्रकार संपन्न होती है और इसके लिए कितने चरण, ये कितने चरणों में कंप्लीट होती है उसके बारे में जानते हैं। तो समसूत्री विभाजन दो चरणों में कंप्लीट होती है। पहले चरण को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, तथा दूसरे चरण को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। काइनेसिस कैरियोकाइनेसिस में हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन यानी न्यूक्लियस का विभाजन होता है, और ये न्यूक्लियस के विभाजन भी 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है।
पहले अवस्था को प्रोफेज कहा जाता है, दूसरे अवस्था को मेटाफेज कहते हैं, तीसरे अवस्था को एनाफेज तथा चौथे अवस्था को टेलोफेज कहा जाता है। और जब ये चारों अवस्था कंप्लीट हो जाता है तो एक केंद्रक दो केंद्रक में बढ़ जाता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। ये पहले भी बता चुके हैं। तो देखते हैं कि प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, मेटाफेज की अवस्था में क्या होती है, एनाफेज में क्या होता है और टेलोफेज में क्या होती है। तो इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं।